फिर की बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में जेएम फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट से रिसर्च हेड सीनियर फंड मैनेजर इक्विटी के दीपक गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और मेरे ख्याल से मेरी शुक्रिया। आपसे ये पहली बातचीत हो रही है ना। उम्मीद करते हैं ये शुक्रिया। बातचीत का दौर लंबा चलेगा, लेकिन दीपक जी एक पेन का फेज चल रहा है ना। आपके यहाँ से आशीष जी आते हैं, राहुल शर्मा जी आते हैं, मेरे ख्याल से आप पहली बार आपसे बातचीत हो रही है। एक पेन का दौर चल रहा है ना। हमारे पास एक निफ्टी आईटी था, एक एडवांटेज था पिछले 2 महीने में, जिसको हम कैरी करके एटलीस्ट एक ऊपर की राह अपनी बिल्ड कर रहे थे। बट सडनली एआई रैली का फिर चलना, क्रूड का फिर 91-92 की ट्रैजेक्टरी को छूना, वो मोमेंटम नहीं बिल्ड हो पा रहा है। आप कैसे प्लेस्ड हैं इस बाजार को देख क्या कर रहे हैं? आपके पास ट्रिगर्स का अभाव है, अर्निंग्स चली, कोई इवेंट्स है नहीं, हम जा किस तरफ रहे हैं? कि हमें ऐसा लगता है कि मार्केट में पिछले 1.5 साल में कुछ खास पैसा नहीं बन पाया है, और उसकी वजह यह है क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूसली एफआईआई का सेलिंग चल रहा है। और एफआईआई का सेलिंग जब तक मार्केट में कंटिन्यू रहेगा, मार्केट को ऊपर जाने में चांसेस उनके काफ़ी कम रहेंगे। बट आपने देखा होगा पिछले 3-6 महीने में एफआईआई का सेलिंग जो हुआ करता था वो काफ़ी कम हो चुका है, और ये मार्केट को काफ़ी सपोर्ट दे रहा है। गवर्नमेंट ने काफ़ी मेजर्स इनिशिएट किए, जैसे एफसीएनआर डिपॉजिट्स, जिससे करेंसी को काफ़ी स्टेबिलिटी मिल चुकी है। तो हमें ये लगता है कि अभी मार्केट में आपका डाउनसाइड काफ़ी कम है, मार्केट में आपकी अपसाइड अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस भी मिड कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप इंडेक्स देख लीजिए, दोनों इंडेक्स ने डबल डिजिट रिटर्न दिए हैं। ये आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि जूनियर निफ्टी इंडेक्स जो नेक्स्ट निफ्टी है, उसने भी आपको उसने भी डबल डिजिट रिटर्न दिए है, एंड वो सबसे अच्छा परफॉर्मिंग इंडेक्स रह चुका है फॉर द लास्ट 1 ईयर। तो हमें ये लगता है कि अभी मार्केट में डाउनसाइड कम है, इन्वेस्टर को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ट्रिगर्स आएंगे इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट, सीजन काफ़ी स्ट्रांग रही है, अर्निंग्स अपग्रेड हुए हैं काफ़ी सेक्टर्स में, काफ़ी कंपनियों के अंदर। हमारी इंटरेस्ट रेट्स अभी भी कम है। ऐसा लग नहीं रहा है कि हम एक और इंटरेस्ट रेट हाइक होगा अगले अगले नेक्स्ट अगले अगले 2-3 मॉनेटरी पॉलिसीज में, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी कंट्रोल में है। एंड जैसे ही वॉर का इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाए, अगर क्रूड में थोड़ी सी भी गिरावट आएगी, तो उससे मार्केट को काफ़ी बेनिफिट ही मिलेगा। तो हमें ये लगता है कि अभी आपका डाउनसाइड मार्केट में काफ़ी कम है, अपसाइड के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, उनको दे शुड स्टे इन्वेस्टेड। ये मौका नहीं है मार्केट में ये मौका नहीं है मार्केट में से निकल जाने का। ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है मार्केट में कि सब अपना इक्विटी एलोकेशन थोड़ा बढ़ाए, क्योंकि मार्केट ने पिछले 2 साल में रिटर्न ज़्यादा कुछ दिए नहीं है, और आगे रिटर्न्स बनने के आसार काफ़ी हाई लग रहे हैं। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। इन्वेस्टर्स का मन तो आपने गदगद किया ही होगा, क्योंकि आपने कहा कि अब अपसाइड की गुंजाइश दिखती है भारतीय बाजार में। लेकिन क्या ये एफआईज के निवेश के बावजूद भी होगा? हालांकि सरकार काफ़ी कदम उठा रही है ताकि विदेशी निवेश बढ़े भारत में, लेकिन पिछले 2 साल से एफआईज ने भारत को देखा ही नहीं। अब जिस तरीके से सरकार फोकस कर रही है, क्या एफआईज फिर से लौटेंगे मार्केट में? और अगर हाँ, तो फिर किस तरीके से, कौन से स्पेस आपको लगता है वहाँ पर फोकस बढ़ेगा? देखिए, आप एफआईआई का देखिएगा, एफआईआई वही मार्केट में जाते हैं जहाँ पे उनको अर्निंग्स ग्रोथ ज़्यादा दिखती है। अगर आप कोरिया और ताइवान मार्केट की अर्निंग्स ग्रोथ देखेंगे पिछले 1-1.5 साल में, ये 30-35% से ज़्यादा उनकी अर्निंग्स ग्रोथ हुई है। एआई एज अ ट्रेड उनके लिए बहुत बहुत अच्छा काम किया है, जब हमारे पास एआई नहीं है। 2024 से 2025 में कंटिन्यूसली अर्निंग्स डाउनग्रेड देखी है। इसके वजह से एफआई का सेलिंग काफ़ी काफ़ी बढ़ गया था। पर पिछले तीन तीन क्वार्टर से हमारी अर्निंग्स काफ़ी रेजिलियंट हो चुकी है। एनएसई 500 की अर्निंग्स 10% से ज़्यादा कंसिस्टेंटली हो रही है पिछले 3 क्वार्टर से। उससे एफआईएस का अभी आप देखेंगे पिछले पिछले 3-4 महीने में सेलिंग काफ़ी कम हो चुका है। एक और बात है जो इंडियन मार्केट्स को थोड़ा ऊपर लेकर लेकर जा नहीं पा रही है, क्योंकि हमारा प्राइमरी मार्केट का इशुएंसेस काफ़ी हाई है। अगर आप देखेंगे पिछले ये साल में अप्रैल से ऑलमोस्ट अबाउट $30 बिलियन हैज बीन रेज्ड इन प्राइमरी मार्केट हो या क्यूआईपी हो या ओएफएस हो, तो काफ़ी न्यू पेपर मार्केट में इशू हुआ है। उसके वजह से काफ़ी लिक्विडिटी सेकेंडरी मार्केट से काफ़ी कम हो चुकी है।
बट अभी ऐसा लग रहा है कि अगर अर्निंग्स हमारा कंटिन्यूसली इम्प्रूव होता रहेगा, और आप ये देखिए कि Q1 की अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन काफ़ी सबड्यूड थी, क्योंकि Q1 जो हमारा क्वार्टर भी पिछला क्वार्टर गया, वहाँ पे हमने देखा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी हाई थे, गैस प्राइसेस काफ़ी हाई थे, कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज हो चुके थे। तो सबका ये विचार था कि Q1 की अर्निंग्स काफ़ी ख़राब होगी, पर इतने बुरे सेटअप के बाद भी अर्निंग्स काफ़ी ठीक ठाक रही है। तो एफआई का सेलिंग इंटेंसिटी अभी कम हो चुका है, और जैसा आपने देखा ही है, कोरिया ताइवान मार्केट काफी वॉलेटाइल हो गए हैं। एक एक दिन में उनके मार्केट 5-5 6 5-5 10-10% मूव होते हैं। इस टाइप की वॉलेटिलिटी काफी इन्वेस्टर्स झेल नहीं पाते हैं, इंक्लूडिंग एफआईआईज। तो उनका एलोकेशन जो इंडिया में अभी अंडरवेट है, वो अंडरवेट से थोड़ा बढ़ने के आसार उसके काफी हाई है, और जब बढ़ेगा वो सेगमेंट्स में जाएगा जहाँ पर अर्निंग ग्रोथ आपको काफी काफी ठीक ठाक दिख रही है। उनमें से एक सेक्टर हो सकता है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में आप देख रहे हो कि क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। क्रेडिट ग्रोथ जो बैंकिंग सेक्टर की जो 10 से 12% थी, अभी वो 15 से 18% के आसपास आ गई है। इसके वजह से इन कंपनीज बैंक के अगले 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 1 या 2 क्वार्टर्स के नंबर्स हमें लगता है काफ़ी ठीक ठाक आएंगे। ऑल्सो एफसीआईना डिपॉजिट्स काफ़ी बैंक्स ने रेज किया है, उससे उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ा नीचे आएगा, तो उनका निम मैनेजमेंट करना काफ़ी काफ़ी बेटर हो जाएगा। तो हमें लगता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर एक वो सेक्टर है जहाँ पर एफआईआई के बाइंग आ सकती है अगले 3 से 6 महीने में। अनदर सेक्टर जहाँ पे हमें लगता है कि एफआईआई कंटिन्यूसली इंटरेस्ट दिखाएंगे, वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, चाहे वो इंडस्ट्रियल्स ले लीजिए, चाहे वो कैपिटल गुड्स ले लीजिए, ये सेक्टर में अभी भी उछाल आने के काफ़ी आसार है, क्योंकि ये सेक्टर के अंदर कंसिस्टेंटली ऑर्डर बुक कंपनीज की बढ़ती जा रही है। उन्होंने अपना ऑर्डर बुक बढ़ाया है, उन्होंने अपना ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव किया है, और एबिटा मार्जिन सस्टेन किया है। तो वो काफ़ी कंपनीज में अर्निंग्स अपग्रेड हुए हैं। तो हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये दो सेक्टर्स हैं जहाँ पे एफआई का कंटिन्यूस बाइंग आने के चांसेस काफ़ी हाई है अगले 3 से 6 महीने में। चलिए दीपक जी आगे बढ़ते हैं। तो एक दो प्रश्न और अभी यहाँ से दीपक जी से बात करते हैं। दीपक जी, प्राइस जैसे एक होता है ना, एक कहते हैं अंडर परफॉर्मेंस, एक होता है अगर आप देखें आप इंडेक्स को बीट करने का पोटेंशियल जहाँ पे रखते हैं, वो कौन कौन से स्पेस हैं? आपने एनबीएफसीज का जिक्र किया अभी, जिस प्रकार का एग्रेशन अभी डिफेंस स्पेस में दिखाई दे रहा है, क्या डिफेंस के पास पोटेंशियल है क्या इस वक्त अगले 3-4 महीने किस प्रकार के एग्रेशन दिखाने का? और आपके पीएमएस में डिफेंस को आपने कितने स्पेस प्रोवाइड किया है? सर पहले तो हम म्यूचुअल फंड है, और हमारे पीएमएस की अलग टीम है। हमारे म्यूचुअल फंड में हम डिफेंस सेक्टर पे हम क्षमा काफी चाहूंगा मीनिंगफुली दीपक जी, पहले तो क्षमा चाहूंगा, म्यूचुअल मेरे जहन में एकदम से वो आशीष वाला डेजिग्नेशन रह गया था, मैं क्षमा चाहूंगा। नो प्रॉब्लम। तो सर म्यूचुअल फंड के हमारे हमारे फंड्स के अंदर डिफेंस सेक्टर पे हम काफ़ी मीनिंगफुली ओवरवेट है। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, डिफेंस सेक्टर में वैल्यूएशंस काफ़ी काफ़ी तेज़ है। तो आपको कंपनी स्पेसिफिक देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है फॉर कंपनीज जो अपना टॉप लाइन मीनिंगफुली आगे बढ़ा सके। डिफेंस सेक्टर में एक पॉजिटिव चीज़ है कि सब कंपनीज के पास मीनिंगफुल बड़ी ऑर्डर बुक है, तो ऑर्डर बुक को कितने फास्ट वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और जैसे ही वो एग्जीक्यूट करते हैं उनका उनका बॉटम लाइन कितना जल्दी ग्रो हो सकता है। तो जो कंपनीज अपने बॉटम लाइन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, वो कंपनीज के शेयर्स के प्राइजेज में उछाल आ सकते हैं। तो डिफेंस सेक्टर में डेफिनेटली ओवरवेट होना चाहिए, पर हमें ये लगता है कि जो सेक्टर अगले 3 से 6 महीने में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, वो है हेल्थ केयर सेक्टर। क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में कंटिन्यूसली पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। आप ये देखिए कि वो सेक्टर को सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है करेंसी डेप्रिसिएशन का, क्योंकि काफ़ी हेल्थ केयर कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, और उनको करेंसी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है क्योंकि उनकी इनकम होती है डॉलर्स में, जबकि उनके खर्चे होते हैं रुपीस के अंदर। तो वहाँ पे आपका मार्जिन एक्सपेंशन के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। ऑल्सो काफ़ी कंपनीज जो हेल्थ केयर वर्टिकल में है, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट काफ़ी डीलेवर कर दी है, उनके पास ज़्यादा डेट नहीं है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट कोई मीनिंगफुल नहीं है, काफ़ी कंपनीज कैश के ऊपर बैठे हैं। तो उनके अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं अगले अगले 6 से 12 महीने के अंदर, और उनका वैल्यूएशन इतना महंगा भी नहीं है कंपेयर टू द ओवरऑल मार्केट। तो हमें लगता है कि हेल्थ केयर वर्टिकल में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स बन सकते हैं अगले 6 से 12 महीने के अंदर।
हेल्थ केयर वर्टिकल आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, यहाँ पर फोकस रहेगा। लेकिन दीपक जी, आपका न्यू एज स्टॉक्स या इंटरनेट कंपनीज को लेकर क्या नज़रिया है? पेटीएम में हमने आज को छोड़ दीजिए क्योंकि ब्लॉक डील की वजह से थोड़ा प्रेशर है, लेकिन अच्छा चलता हुआ देखा, इटर्नल के नंबर्स थे, वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी थी। ये न्यू एज स्पेस काफ़ी स्केप्टिकल रहते हैं लोग इस स्पेस को लेकर, आप किस साइड है? मैम, हमें ये लगता है कि पब्लिक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास प्रॉफिट कमाने की क्षमता है, आपके पास विजिबिलिटी है कि आप ब्रेक इवन जितना जल्दी कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं सूनर रैदर देन लेटर, तो फिर उन कंपनीज को मार्केट कैप मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो भी एग्जाम्पल्स आपने बताए, ये सब कंपनीज के शेयर प्राइस चलने लगे जब उन्होंने विजिबिलिटी दिखाया कि उनके पास प्रॉफिट कमाने की क्षमता है, और उन्होंने ब्रेक इवन किया अपने पीएनएल में, और उन्होंने प्रॉफिट कमाना शुरू किया। तो आई थिंक न्यू एज कंपनीज को भी वही लेंस से देखना चाहिए कि जहाँ पर भी प्रॉफिट अच्छा खासा कमा सकते हैं, जहाँ पर एड्रेसेबल मार्केट काफ़ी बड़ा है, जहाँ पर वो अपना टॉप लाइन ग्रोथ काफ़ी हाई रख सकते हैं, और और उनके और अपने खर्चे को मैनेज कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिकॉज बॉटम लाइन लिस्टेड मार्केट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्राइवेट मार्केट्स में आपको टॉप लाइन की वजह से वैल्यूएशन मिलती है, बट पब्लिक मार्केट्स में आपको प्रॉफिट के ऊपर वैल्यूएशन मिलती है। तो जो भी न्यू एज कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो कंपनीज है जो काफ़ी प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखा रही है अपने नंबर्स में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस बातचीत में शामिल हुए। और दीपक जी, आज आपसे पहली बातचीत बहुत अच्छी रही और उम्मीद करते हैं निकट भविष्य में आपसे एक बार फिर से बातचीत होती रहेगी। और मेरी गलती के लिए माफ़ी क्षमा चाहूँगा, मैं आपसे एक बार फिर से पीएमएस दिमाग में रह गया।